समझते हैं कि बेरोजगारी के टाइप कौन कौन से होते हैं और परीक्षा में कौन कौन से टाइप पूछे जाते हैं। तो जो सबसे फेवरेट टाइप है एसएससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम का, वो आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसको हम अच्छे समझते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, इसको कई सारे एग्जाम में इसके कई सारे नाम पूछे गए हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोला जाता है, और ग्रामीण बेरोजगारी या श्रमिक बेरोजगारी। अगर कुछ भी आता है इनमें से, मौसमी बेरोजगारी बोल सकते हो। हालांकि मौसमी बेरोजगारी एक अलग टर्म हो जाता है, लेकिन कई सारी परीक्षाओं में प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही एक तरीके से मौसमी बेरोजगारी बोला गया है। अब देखिए होता क्या है, प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, तो प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा, छिपा हुआ। ठीक है, अब भाई ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जो छिपी हुई है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के। मान लीजिए कोई गांव है और मुख्य रूप से ये ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी एक पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि भाई जो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके होंगे शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से ये गांव में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। ये आप यहाँ से इसको याद रखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए गांव में एक परिवार है, ठीक है, और उस परिवार में एक सदस्य ए है, ये हो गया आपका मेल, इसकी शादी हुई बी से। ठीक है, ये हो गए फीमेल, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, और इनके पास इनके पूर्वजों से मिला है 1 बीघा खेत। और 1 बीघा में कहीं कहीं पर 20 बिस्वे होते हैं, कहीं कहीं पर 7 बिस्वे होते हैं। अगर आप लेखपाल के लिए तैयारी करें तो याद रखना आप इसको। ठीक है, ठीक है, 1 बीघा खेत है, ये पढ़े हुए नहीं है। अब इनको क्या करना है, इनकी जो एक तरीके से इनकम का सोर्स क्या है, वो ये खेत है। इस खेत में जो भी वो अनाज उगाएंगे वो इनकी इनकम का सोर्स होगा। तो ए और बी की शादी हो गई भाई, ये मेल है ये फीमेल है। इन्होंने 1 बीघे में मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूं पैदा किए। ठीक है, 10 क्विंटल गेहूं हो गए। अगर हम 20 रुपए का भाव लें तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग आपका 20,000 का, इतने का हो गया। 2-3 साल के बाद में एक बच्चा हो गया इनका, एक बच्चा हो गया ना। ठीक है, बेचारे गरीब हैं, पढ़ा नहीं सकते इसको। बच्चा बड़ा हुआ 10 साल के बाद में, तो साथ में इनके काम बटाने लगा। तो अभी कितने लोग हो गए, 2 लोग ये हैं और तीसरा बच्चा हो गया। अभी 2 लोग थे यहाँ पे, तो 2 लोगों में इनकी इनकम कितनी थी, 20,000 रुपए थी। अभी बच्चे के साथ में कितने हो गए, 3 लोग हो गए। खेत तो उतना ही है ना, तो बच्चे को भी क्या करेंगे भाई, ऐसा करो चलो मेड़ छिलवाओ चल करके, तो 3 लोग हो गए। लेकिन गेहूं तो भाई 20 से 30 कुंटल नहीं होगा ना, गेहूं तो उतना ही रहेगा। तो ये बताओ भाई, जो तीसरा बच्चा इनका जुड़ा है उसकी जो है इफिशियंसी कहाँ गई, उसकी एक तरीके से आप बोल सकते हो इसकी दक्षता है वो कहाँ गई। तो ये जो तीसरा बंदा है, जो तीसरा इनका बच्चा है, उसकी जो एक तरीके से जो दक्षता है वो छिपी रह गई है। ग्रामीण क्षेत्र में भाई इसके बाद एक और बच्चा होगा, फिर चारों जुड़ जाएंगे, फिर भी गेहूं उनके 20 कुंटल 20,000 के होंगे। फिर 2 बच्चों की छिप गई उनकी दक्षता एक तरीके से। फिर मान लो इसकी शादी हो गई, अपनी बीवी को भी लगा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जितना परिवार बढ़ता जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, वो सभी उतने ही क्षेत्र में एक उनको जो है लगाते जाते हैं। तो इससे क्या होगा, पैदावार सेम रहेगी, लेकिन उसका जो है बोझ बढ़ता रहेगा। उनका जो एक तरीके से इनका मैन पावर है बढ़ता रहेगा, लेकिन जो इनकी उत्पादकता है वो सेम रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी उत्पादकता है वो 0 हो जाती है, और यही आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी किस तरीके से काम करती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम संरचनात्मक बेरोजगारी की। अब इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप 10 साल पहले किसी भी बैंक में जाते, तो मान लीजिए अगर आप पैसे निकाल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक चाचा जी होते, एक सर होते, क्लर्क होता है, तो एक इतना मोटा रजिस्टर निकाल के आता, उसमें क्या करता, आपका खाता ढूंढता, देखता भाई कितना बैलेंस है। मान लीजिए आपने 1,500 रुपए निकाले या जमा किए, तो तुरंत पेन से लिखता वो। ठीक है, फिर क्या हुआ, तरीके से डिजिटल क्रांति आ गई। 10 साल पहले, 10 से 15 साल पहले की बात करें तो क्या हुआ, जैसे ये जो मुख्य रूप से जो बेरोजगारी है काम कब करती है, जब आपकी प्रौद्योगिकी शामिल हो जाए। प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी के आगमन से। जैसे कि मैंने बैंक का एग्जांपल लिया, मान लीजिए अगर हम सन 2010 की बात करें,
तो 2000 में इतने कंप्यूटरीकृत बैंक नहीं थे। अगर हम एसबीआई या जितने भी बड़े बड़े बैंक थे उनको छोड़ दें, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे वहां पे लगभग अभी भी कई सारे ऐसे बैंक हैं जहां पर मैनुअल काम होता है। अब जो चाचा जी, जो क्लर्क वहां का, जो सर हमारे रजिस्टर ढूंढ रहे थे, रजिस्टर में खाता ढूंढ रहे थे, वो क्या कंप्यूटर चला पाएंगे? अगर मान लीजिए कंप्यूटर आ गया है तो उनकी तो छुट्टी हो गई ना। अब जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर 10 लोगों के बराबर काम कर सकता है। अब उसको ऑपरेट करने के लिए, इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए केवल एक कैंडिडेट काफी है, और बाकी के 9 लोग भाई वो कहाँ गए? वो कहाँ क्या करेंगे? वो तो क्या हो गए? वो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो बेरोजगार हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, अगर प्रौद्योगिकी एंट्री ले लेती है, अगर प्रौद्योगिकी का आगमन हो जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उससे एक तरीके से उनके जानकार नहीं होते हैं, उनका संचालन सरल रूप से नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं और वही एक तरीके से बेरोजगारी के क्षेत्र में, बेरोजगारी के संकट में फंस जाते हैं, और वो ग्रुप आपका क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन आता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो आपको बता दें जो टेक्नोलॉजी है वो मुख्य रूप से इस बेरोजगारी का रीजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम मौसमी बेरोजगारी की। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहली टाइप की जो बेरोजगारी पढ़ी थी वो प्रच्छन्न बेरोजगारी थी, और मुख्य रूप से कहीं ना कहीं उससे इंटरलिंक करती है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी थी हमारी जनसंख्या को लेकर के थी, यानी कि एक ग्रुप जो था जैसे जैसे बढ़ता जाता है और उसी क्षेत्र में इन्वॉल्व होता जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए वो भी ग्रामीण क्षेत्र में थी, और मौसमी बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपको शहरी क्षेत्र में भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा आपको बताते हैं। जैसे कि जो मौसमी बेरोजगारी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर मौसम में ही होती है। जैसे अगर हम ब्रेड की बात करें, ब्रेड क्या है, कुछ क्षेत्र ऐसे, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ब्रेड जो है मुख्य रूप से सर्दियों में ही बिकता है, और बाकी के जो आपके 7 से 8 महीने होते हैं वहां पर ब्रेड की इतनी सप्लाई नहीं होती है। और ये जो 7 से 8 महीने हैं, जो इस एक उद्योग से लगे हुए लोग हैं वो बेरोजगार रहते हैं। तो ब्रेड वाला जो बेकरी वाला है वो जो 7 से 8 महीने हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर इसी को हम ग्रामीण क्षेत्र में एक तरीके से अप्लाई करें तो कैसे होगा? मान लीजिए किसी किसान ने मक्का अपने खेत में बो दी। अब क्या डिपेंड हो गया, भाई बारिश होगी तो मक्का होगी, आराम से अपने अच्छे से गुलछर्रे होंगे। बारिश नहीं हुई, मक्का सूख गई तो टाइटाई फिश हो गया। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान वर्ग का एक व्यक्ति है वो मुख्य रूप से इस मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित है। वही अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें, कुछ ऐसे उद्योग जैसे मैंने बेकरी बताया, जो बेकरी है एक पर्टिकुलर सीजन में ही इसका उपयोग होता है, ब्रेड का उपयोग होता है, बाकी साथ में कई सारे बेकरी में अब तो केक भी आते हैं, बिस्किट भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्रेड की बात कर रहे हैं। जो ब्रेड मुख्य रूप से आपका सर्दियों में ही बिकता है। या हम गन्ने के जूस की बात करें, जो शहरों में जो गन्ने का जूस है वो गर्मियों में ही बिकता है। तो सर्दियों में गन्ने के जूस वाले भाई क्या करेंगे, या तो कोई और ठेला लगाएं या फिर वो आराम से आराम करें, बैठ के रेस्ट करें उस टाइम के लिए। तो ये मुख्य रूप से कुछ बेरोजगारी थी, और मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।